मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश और उसके सर्वे सर्वा मोहम्मद यूनुस पर अब भारत सरकार का कहर टूटेगा। और अगर मैं ये कहूं कि बम बरसेगा तो इसे अतिशयोक्ति मत लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह के कारनामे यूनुस सरकार के निकलकर सामने आ रहे हैं उसके बाद से लगता नहीं है कि अब भारत सरकार चुप रहने वाली है। और ऐसा कहने की वजह है, और वो 3 कारण है सीधे तौर पर। पहला, 12 मई 2025 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत में कोई आतंकी घटना होती है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। दूसरा, सीसीएस की बैठक जिसमें दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी घटना माना गया है। और तीसरा, वो साक्ष्य जो एजेंसियां लेकर आई हैं, और वो जो साक्ष्य है वो साक्ष्य यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देने वाला है। और शायद इसीलिए, मुझे लगता है शायद लगाना भी ठीक नहीं रहेगा, इसी वजह से ये जो इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भागे भागे हिंदुस्तान आ रहे हैं। उन्होंने डोभाल साहब से समय मांगा है कि साहब समय दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान का हश्र बांग्लादेश ने देखा है, और वही खौफ है जो उनको दौड़ा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर में एजेंसियों को मिला क्या है? क्या एजेंसियों को सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट मिल गया है भारत में हुए, दिल्ली में हुए धमाके में बांग्लादेश का? जी हां, सीधा सीधा। और उससे भी ज्यादा अगर मैं ये कहूं कि सीधा यूनुस सरकार का इन्वॉल्वमेंट मिल गया है तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन एजेंसियां जो खुलासा कर रही हैं वो बहुत बड़ा है। एजेंसियां क्या कह रही हैं और क्यों जो है यूनुस के हाथ पांव फूले हुए हैं? एजेंसियां कह रही हैं कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में एक बड़ी बैठक होती है, और वो बैठक कहां होती है? ढाका में होती है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ध्यान दिला दूं कि 26, 27 और 28 अक्टूबर की तारीख आप जाकर गूगल करिए कि ढाका में कौन कौन मौजूद थे। उस समय ढाका में मौजूद थे इनके जो सेना के नंबर 2 हैं, शमशाद मिर्जा। उस समय वहां लश्कर का कमांडर मौजूद था। उस समय वहां पर आईएसआई मौजूद थी। उस समय वहां पर और भी लोग मौजूद थे। समझ रहे हैं आप देखिएगा, यह खबर हुई है कि 26, 27 और 28 अक्टूबर को। अब देखिए कि यह वो तारीख है जब एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। अब वो साजिश क्या थी उसका खुलासा अब हो रहा है। एजेंसियां देख रही हैं, वो बता रही हैं कि साहब एक मीटिंग होती है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, और उस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करता है लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला सैफ। और वो कहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है? पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट कर रहा है। वो वर्चुअली जो है उस मीटिंग का हिस्सा है, जो मीटिंग ढाका में हो रही है, और इस मीटिंग का आयोजक वही सैफ है। उस मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद होते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस मीटिंग में बांग्लादेश में प्रतिबंधित जो संगठन है वो होते हैं, और 2 महत्वपूर्ण लोग होते हैं। कुल 7 लोगों की सूचना है एजेंसियों के पास कि मौजूद थे उस बैठक में, और उन 7 में से 2 जो थे वो यूनुस सरकार के नुमाइंदे थे। अब आप देखिए कि प्लानिंग हो रही है भारत में हमले की, आतंकी हमले की, और मीटिंग हो रही है। लश्कर का कमांडर उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, और बैठा उसमें कौन कौन है? आतंकी प्रतिबंधित संगठनों के साथ यूनुस सरकार के 2 नुमाइंदे। एक नुमाइंदा अंतरिम सरकार का होम सेक्रेटरी है, नजरुल्लाह, वहां बैठा हुआ है। दूसरा जो है वो सीईओ है ढाका कारपोरेशन का। अब ये लोग वहां बैठे हुए हैं, और वो कमांडर आदेश दे रहा है
कि तुम लोग तैयारी करो, भारत में एक बड़ा हमला करना है। सोचिए, ये अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की बात है और कहता है तुम लोग चिंता मत करो, सारी पैसे पूसे की व्यवस्था जो है हम लोग करेंगे, यानी लश्कर के लोग करेंगे। अब आप देखिए, ये बैठक चल रही है, इस बैठक में बाकायदे संदेश दिया जाता है कि साहब तुमको जो है भारत में हमला करना है और रूट यही रहेगा, यानी बांग्लादेश के जरिए ही सारी चीजें भेजी जानी है। ये वही दौर है जब 2-3 खबरें और आती हैं। पहला, आईएसआई का सेल खोला जा रहा है, यानी वहां पर औपचारिक तौर पर। दूसरी खबर क्या आती है? दूसरी खबर यह आती है कि ये जो टर्की फर्की इन लोगों का जो है वहां पर इन्वॉल्वमेंट वाली बात निकलकर सामने आती है। अब ये सब अनायास ही हो रहा था, तभी से लग रहा था कि कुछ प्लानिंग चल रही, इसीलिए एजेंसियां बहुत एक्टिव थी। उसी समय खबर आती है कि जैश कह रहा है कि हम बांग्लादेश के रास्ते से बदला लेंगे। ये सब खबर आ रही थी, लेकिन जब दिल्ली का धमाका हुआ तो एक बात स्पष्ट हो गई जांच पड़ताल में कि बांग्लादेश की किस हद तक भूमिका है। इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है वो तो सीधा सीधा है, जैश लश्कर है वो तो सीधा सीधा है। बांग्लादेश इस हद तक चला गया है यूनुस की अगुवाई में, वो तो दिखाई दे रहा था जिस तरह से पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के तमाम आला अफसर और आईएसआई के लोग जा रहे थे और जिस तरह से वहां कोऑर्डिनेशन हो रहा था उन एजेंसियों का जो भारत के खिलाफ लगी रहती हैं, वो चाहे सीआईए हो, डीप स्टेट हो, तमाम लोग, बड़ा वहां कोऑर्डिनेशन था। और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही रॉ के कान खड़े थे, अजीत डोभाल के कान खड़े थे, भारत सरकार के कान खड़े थे। सरकार कुछ बोल नहीं रही थी, सरकार सिर्फ वॉच कर रही थी। और अब आप देखिए, एक चीज आपको और बताता हूं कि जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो शाम तक, दूसरे दिन तक एजेंसियों के पास पूरी जानकारी आ जाती है कि किसकी वजह से हुआ है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि चूंकि हमको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को प्रमाण दिखाना होता है, खासतौर से जो अपने आप को हेड कांस्टेबल समझते हैं उनको भी दिखाना होता है, तो उसके लिए कागज तैयार करना पड़ता है। तो वो कागज तैयार किए जा रहे हैं सही मायने में। और आपको ध्यान होगा कि चाहे उरी की घटना रही हो, चाहे पुलवामा की घटना रही हो, चाहे पहलगाम की घटना रही हो, 10 से 15 दिन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि इन दिनों में कागज तैयार किए जाते हैं ताकि फिर डोजियर दिया जाएगा ना यूएन को, अमेरिका को, उनके पास प्रमाण भेजा जाएगा कि देखिए क्या हुआ और इस वजह से हमने जो है यहां पर ब्रह्मोस दागा है, वहां पर राफेल चला है, तो वो हमने क्यों किया उसका प्रमाण देना होगा। तो इसीलिए वो प्रमाण जुटाए जा रहे हैं और बस देरी उतनी ही है जितनी देर तक प्रमाण इकट्ठा करने में लगे। क्योंकि ये मतलब मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि जब ये पूरा घटनाक्रम बांग्लादेश में चल रहा था, वो सबसे मेल जोल बढ़ा रहे थे, उसी दरमियान मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग गए हुए थे। ये 16-17 अक्टूबर की बात है। और जब वो वहां गए थे तो वो लाल मुनीर हाट एयरबेस खाली घूमने नहीं गए थे, वो जाहिर सी बात है वो गए थे, इंटेलिजेंस के लोग गए थे, तो उसमें रॉ के भी लोग रहे होंगे और वहां काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदर की गई होगी और आकर बाकायदे सरकार को ब्रीफ किया गया होगा। लेकिन ठीक है, सरकार ने अपने सारे तंत्र एक्टिवेट कर दिए थे। इसी वजह से जैसे ही सुगबुगाहट हुई तुरंत धरपकड़ शुरू हो गई। और जब धरपकड़ शुरू हुई तो जो इनका 32 जगहों पर एक तरह से कहा जाए कि कहर बरपाने का इरादा था 32 कारों में, वो सब धरा का धरा रह गया और पूरा इनका मॉड्यूल जो है वो पकड़ा गया। इनके तमाम सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके जरिए प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। और ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में रखना होगा, क्योंकि अभी देखिए अभी क्या है ना कि अभी तो नरेंद्र मोदी सबकी आंखों में खटक रहे हैं, तो अब वो खटकन तो पीएम नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन हां पिटाई करने से पहले प्रमाण जुटाना जरूरी है, तो वो प्रमाण जुटाया जा रहा है।
इसी वजह से बांग्लादेश की धड़कन बढ़ी हुई है। और आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि भारत इस योजना में भी है कि वहां पर किसी तरीके से ये जो यूनुस हैं वो भाग लें तो ही उनके लिए ठीक है, और नहीं भागेंगे तो अगर राफेल वाफेल उड़ा तो मुसीबत बढ़ेगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सरकार ये सोच रही कि भाग ले। ये ब्लास्ट के बाद अचानक जो शेख हसीना का इंटरव्यू बढ़ा है और वो लगातार बोल रही हैं यूनुस सरकार के खिलाफ भारत की जमीन से, तो जाहिर सी बात है वो यूं ही तो नहीं बोल रही हैं, क्योंकि यहां उन्होंने शरण ले रखी है और भारत ने शरण दे रखी है। तो जाहिर सी बात है कि जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनके खिलाफ अगर शेख हसीना बोलती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनके बोलने का बांग्लादेश में जो असर हो रहा है उस असर ने यूनुस की सरकार को हिला दिया है और वो परेशान है। जो भारतीय मीडिया है उसको बैन कर दिया गया है बांग्लादेश में कि नहीं नहीं इनकी खबर वबर नहीं चलेगी। वो लोग, उनका कहना है कि वो सब यूनुस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यूनुस के खिलाफ कोई मुहिम चला रहा है या यूनुस अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं, सवाल ये है। और जो प्रमाण है वो ये बता रहा है कि यूनुस के लिए अब मामला गंभीर हो चला है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।